हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखते हैं पेट प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का आज का है। इससे संबंधित देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए देखते हैं 1574 में। तो देखते हैं सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। तो 1574 है, 1575 है, 1579 है, 1582 है। दसाला सिस्टम है, मजहर की उद्घोषणा है, जजिया का उन्मूलन है, इबादत खाने की स्थापना है। तो इनका मिलान करना है, जिसको चलिए करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं जजिया कर कब लगाया गया था। तो 1564 में जो है जजिया कर का उन्मूलन कब हुआ था। 1564 में जो है जजिया कर का उन्मूलन हुआ था। फिर उसके बाद देखते हैं दसाला सिस्टम कब हुआ था। तो 1582 में। तो 1582 में 10 साला सिस्टम कब हुआ था। 1582 में। तो उसके बाद देखते हैं 1575 में क्या हुआ था। इबादत खाने की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा, डी जाएगा। 1575 में जो है इबादत खाने की स्थापना, और 1579 में जो है मजहर की उद्घोषणा। 1579 में जो है मजहर की उद्घोषणा। तो देखते हैं इसमें कौन सही हो जाएगा। एक का सी। तो एक का सी किस में है, केवल एक ही ऑप्शन में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक का सी हो गया, बी का डी हो गया, बी का डी हो गया, और 3 का बी हो गया, 3 का बी हो गया, और 4 का ए हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब जो घटनाएं हैं ये सब कब घटित हुई हैं। तो अकबर के काल में ही घटित हुई है। किसके, अकबर के शासन काल में ये सब घटनाएं घटित हुई हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेखन के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। तो मोहम्मद बिन कासिम है, मोहम्मद गजनवी है, शेर शाह है, अकबर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद गजनवी के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है। अर्धमगधी में है, पाली में है, प्राकृतिक में है, संस्कृत में है। तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो है किस भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्धमगधी में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर से इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्धमगधी में लिखा गया है। चलिए अगला देखते हैं। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, तो कहाँ से। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुर्ज होम में। कहाँ से, मानव समाधान में कुत्ते को कहाँ से दफनाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ से, बुर्ज होम। बुर्ज होम की खोज की बात किया जाए तो बुर्ज होम की खोज कब किया गया था, 1935 में। कब, 1935 में। किसके द्वारा किया गया था। तो डी टेरा तथा पीटरसन के द्वारा किया गया था। किसके, पीटरसन के द्वारा किया गया था। तो अगर ये पूछ लिया जाए तो बुर्ज होम की खोज किसके द्वारा किया गया था, 1935 में। डी टेरा और तथा पीटरसन के द्वारा किया गया था। यह है कहाँ पर, तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है, कश्मीर में है। कहाँ पर स्थित है, तो यह कश्मीर में वर्तमान समय कहाँ पर है, बुर्ज होम। तो यह वर्तमान समय में कश्मीर में है। यहाँ से जो है मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। तो यह कौन सी, किस पाषाण काल में आती है। तो यह नवपाषाण काल में आती है। किसमें, नवपाषाण कालीन जो है, नवपाषाण कालीन स्थल है। क्या है, नवपाषाण कालीन स्थल है। तो बुर्ज होम कहाँ पर है, तो वर्तमान समय में यह जम्मू कश्मीर है। नवपाषाणिक स्थल है। इसकी खोज 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन के द्वारा किए गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत
की गई। तो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 में, सेटलमेंट अधिनियम 1781 में है, चार्टर्ड अधिनियम 1813 में है, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया था। जिसकी कब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुई थी? तो 1784 में पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे बरदोली आंदोलन में, चंपारण सत्याग्रह में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है विनोबा भावे पहली बार गिरफ्तार हुए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में, कब? 1930 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1930 में, जो जिसके कारण ये प्रथम बार क्या हुए थे? विनोबा भावे गिरफ्तार हुए थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। जलियांवाला नरसंहार हुआ था, अर्थात जलिया बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1819 में है, 13 अप्रैल 1917 में है, 13 अप्रैल 1919 में है, 13 अप्रैल 1916 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। क्यों हुआ था? क्योंकि जो है पंजाब के जो थे लोकप्रिय नेता, पंजाब के लोकप्रिय नेता कौन थे? डॉक्टर किचालू और डॉक्टर सतपाल। कौन थे? डॉक्टर सतपाल जो थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हीं के विरोध में एक शांतिपूर्ण जो है सभा का आयोजन किया गया था। तो सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? अमृतसर में। सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? अमृतसर में जो है पंजाब के अमृतसर में एक शांतिपूर्ण ढंग से 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण ढंग से सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें अंग्रेजी जनरल कौन था? डायर। इसके द्वारा जो है बिन किसी पूर्व चेतावनी के और जो है भीड़ में उसी में गोली चलवा दी है, जिसमें लगभग पता चलता है 1000 लोग मारे गए थे। कितने? लमसम 1000 लोग जो है उसमें मारे गए थे भीड़ में। तो इसी के तभी क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। और इसमें जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिए थे। क्या किए थे? नाइट की उपाधि, इनको नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी, उसको क्या किए थे? त्याग दिए थे। किसके द्वारा त्याग दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है नाइटहुड की उपाधि से त्याग दिए थे। और शंकर न्यायालय ने अपने वायसराय से कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया था। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? तो हंटर कमेटी का गठन किया गया था। कौन सी कमेटी थी? हंटर कमेटी थी। ये पूछ लिया जाता है जलियांवाला बाग के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? तो हंटर कमेटी का गठन किया गया था। और कांग्रेस की तरफ से भी एक समिति बनाई गई थी, जिसमें मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में क्या किया गया था? एक समिति बनाई गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? बंगाल विभाजन को किस वर्ष
रद्द किया गया? 1919 में है, 1910 में है, 1911 में है, 1912 में है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था तो इसको कब रद्द किया गया? तो 1911 में जो है ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब रद्द किया गया था बंगाल विभाजन? 1911 में जो है इसको रद्द कर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। महलवाड़ी प्रथा को किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? तो महलवाड़ी प्रथा जो है किसके साथ हुआ था? तो यह किससे संबंधित है? तो कृषकों के साथ हुआ था, जमींदारों के साथ, जमींदारों व कृषकों के साथ साझा रूप था, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम समाज समुदाय के साथ जो हुआ था महलवाड़ी प्रथा का बंदोबस्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अप्रवाह 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 की दृष्टि से, ये अप्रवाह है, अप्रवाह की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो नील नदी है, अमेजन नदी है, कांगो नदी है, गंगा नदी है। तो अप्रवाह की दृष्टि से तो सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेजोन नदी जो है अप्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। अगर पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी क्या है? नील नदी है। सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो नील नदी, सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो अमेजन नदी है। कौन सी है? अमेजन नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अप्रवाह की दृष्टि से अमेजन नदी सबसे लंबी नदी है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। भारत की दृष्टि से बात की जाए तो गंगा नदी सबसे बड़ी है। अमेजन नदी कहाँ से निकली हुई है? तो इसका प्रवाह लमसम कितना है? 6750 किमी। 6750 किमी क्या है इसका प्रवाह है। तो सबसे बड़ी नदी क्या हो जाएगा अप्रवाह की दृष्टि से? तो अमेजन नदी हो जाएगा। यह इसकी लंबाई कितनी है? तो 6750 इसकी लंबाई है। यह निकली कहाँ से? तो अमेजन नदी जो है एंडीज पर्वत से निकली हुई है। कहाँ से? एंडीज पर्वत से। एंडीज पर्वत से निकली हुई है। अमेजन नदी कहाँ से निकली हुई है? इंडीज पर्वत से निकली हुई है। और जो है आंध्र महासागर में, किसमें? आंध्र महासागर में गिरती है। किसमें गिरती है? तो यह जो है आंध्र महासागर में गिरती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। एंडीज पर्वत से निकलती है और आंध्र महासागर में गिरती है। तो चलिए अगला देखते हैं। प्रधान ध्रुववृत्तीय तथा विषुवत या भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। तो यह किससे है? आंध्र महासागर से है, घना में है, मोरक्को में है, प्रशांत महासागर में है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र महासागर किससे संबंधित है? तो आंध्र महासागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? मार्च अप्रैल हो जाएगा, जून जुलाई हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर हो जाएगा, नवंबर दिसंबर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवंबर दिसंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नवंबर दिसंबर में जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के राज्य जो है सीमा पे तथा तमिलनाडु में वर्षा कब होती है? तो नवंबर दिसंबर में जो है वर्षा होती है। इसलिए हमें ये कहा जाता है। तो 15 सितंबर को जब सूर्य क्या होता है? भूमध्य रेखा के पास होता है। कब होता है? 15 सितंबर को सूर्य जो है कहाँ होता है? भूमध्य
रेखा के पास होता है। कब होता है? 15 सितंबर को जो है भूमध्य रेखा के पास होता है, तब भारतीय जो है ग्रीष्मकालीन मानसून लौटता है। तब कब लौटता है? तो इसी को क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून। हमारे यहाँ बारिश कैसी होती है? तो लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। तो यह जो है बंगाल की खाड़ी से जो है ऊर्जा प्राप्त करता है। तो नवंबर दिसंबर में जो है तीव्रता से कहाँ बारिश होती है? तो यह तमिलनाडु में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषणा की गई थी। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषणा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में, अप्रैल 2003 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विशेष आर्थिक नीति जो है की घोषणा कब की गई थी? तो अप्रैल 2002 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2002 में जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति की घोषणा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अदृश्य निर्यात का अर्थ है। अदृश्य निर्यात का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ होता है? सेवा का निर्यात, सेवाओं का निर्यात, प्रतिबंधित सामान का निर्यात, अखिल सामान का निर्यात, अलिखित सामान का निर्यात, तस्करी से सामान का निर्यात। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेवाओं का निर्यात। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। यह कितने 2 प्रकार का होता है। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 प्रकार में। एक क्या होता है? चालू खाता होता है। एक चालू खाता होता है, दूसरा क्या है? पूंजी खाता। पहला चालू खाता होता है, दूसरा क्या होता है? पूंजी खाता। ठीक है, पहला चालू खाता होता है, दूसरा क्या होता है? पूंजी खाता। चालू खाता के भी 2 उपभाग किए गए हैं। एक क्या है? दृश्य है, एक अदृश्य है। इसी चालू खाते को जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक दृश्य भाग है, एक दृश्य खाता है, दूसरा अदृश्य खाता है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी? तो खादी ग्राम उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय काल में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरी योजना में, चौथी योजना में, दूसरी योजना में, प्रथम योजना में। तो किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था खादी ग्राम उद्योग की? तो यह जो है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम कब किया गया था? 1956 में। खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम जो है 1965 के तहत भारत सरकार द्वारा जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। कब? दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया था। जो है यह क्या है? एक वैधानिक निकाय है। यह क्या है? एक वैधानिक निकाय है। यह जो है ये क्या है? वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? खादी ग्रामोद्योग के मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। तो यह जो है तो यह खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम कब किया गया था? तो 1956 में जो है के तहत भारत सरकार द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको स्थापित किया गया था। यह जो है एक क्या है? वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। चलिए अगला देखते हैं। गिल्ड एज बाजार किससे संबंधित है? धातुओं के व्यापार से, ऋण पात्रों के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, शास्त्रों के व्यापार से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या होता है? सर्वोत्तम या उत्कृष्ट होता है। गिल्ड्स एवं एड्ज बाजार का अर्थ क्या होता है? सर्वोत्तम होता है। सर्वोत्तम क्या इसका अर्थ क्या होता है? सर्वोत्तम होता है या उत्कृष्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। भारत सरकार के नीति आयोग में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? अर्थात नीति का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। नेशनल इंटरनल ट्रेड इंफॉर्मेशन है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया है, नेशनल इंटीग्रेटेड ट्रेड इंस्टीट्यूट है, नेशनल इलेक्ट्रिक ट्रेंडिंग इंस्टीट्यूट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जो क्या है? एक नई संस्था का गठन किया गया है। इसका गठन कब किया गया है? तो इसका गठन कब किया गया है? 2015 में। कब किया गया था? तो इसका गठन कब किया गया है? 2015 में। कब किया गया है? जनवरी 2015 में किया गया था। कब किया गया था? जनवरी 2015 में जो है योजना आयोग के स्थान पर क्या कर दिया गया था? नीति आयोग। किसके? योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग कर दिया गया। तो योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था। कब किया गया था? 1950 में। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। तो योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन होता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रथम अध्यक्ष थे। तो अर्थात नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि इस समय कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। नीति आयोग जो है क्या है? इसे एक थिंक टैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थिंक टैंक कहा जाता है। यह जो है एक क्या है? असंवैधानिक निकाय है। यह संवैधानिक नहीं है। ठीक है, तो यह क्या है? असंवैधानिक निकाय है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय निम्न में से कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त मंत्री के द्वारा, राज्यसभा का सभापति के द्वारा, भारत का राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? तो इसमें जो है लोकसभा का अध्यक्ष, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष जो है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निश्चय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो यह किस भाग में है? तो अनुच्छेद धन विधेयक किस भाग में है? तो अनुच्छेद 111 में, 110 में क्या है? धनी विधेयक है। धन विधेयक किस में है? 110 में। अर्थात मनी विधेयक किस में है? 110 में, MON। तो अगर इसमें जो है हमें याद करने के लिए क्या हो जाएगा? 110 मनी को हम याद कर लेते हैं MON। अर्थात क्या हो जाएगा? 110 में जो है ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, तो इसको क्या हो जाएगा? मनी। ऐसे कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा? मनी। अर्थात 110 में क्या है? मनी विधेयक है। तो धन विधेयक किस में है? अनुच्छेद 110 में है। तो यह सर्वप्रथम किस में लाया जाता है? तो यह विधेयक हर समय जो है लोकसभा में ही लाया जाता है। ऑप्शन नंबर
डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर धन विधेयक किसमें होता है? तो यह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बिना अनुमति के कितने दिनों संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 30 दिनों के, 60 दिन में है, 90 दिन है, 120 दिन है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कोई सांसद जो है संसद से बिन अनुमति के जो है 60 दिन के अवधि से अधिक सदन की बैठक में भाग नहीं लेता है तो उसे जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। कितने दिनों के अंदर? 60 दिन के अंदर जो है उसे जो है संसद में पहुंचना आवश्यक होता है। यदि 60 दिनों तक नहीं होता है तो वो जो है उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो स्विट्जरलैंड के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, भारत शासन अधिनियम 1935 का, कनाडा संविधान का। तो भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 का जो है सबसे अधिक क्या है? ऋणी है। तो यहाँ से लगभग कितने 200 धाराएँ, कितने लगभग 200 धाराएँ लिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम से कितने लिए गए हैं? 200 धाराएँ लिए गए हैं, जिसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके इनको जो है रख लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1935 इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक है, रक्त एक संयोजी ऊतक है, एक उपकालिक ऊतक है, ए व बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो है कितना रक्त होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त जो है 5 से 6 लीटर तक पाया जाता है। कितना? 5 से 6 लीटर तक जो है पाया जाता है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय है? तो 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें है? बंदर में है, मगर में है, मछली में है, मेढक में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रकोष्ठ वाला जो है या किसमें होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेढक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें पाया जाता है? तो मेढक में पाया जाता है। यह किसमें होते हैं? एम्फीबिया वर्ग में आते हैं। किसमें? एम्फीबिया वर्ग में आता है। किस वर्ग में आते हैं? एम्फीबिया वर्ग में आते हैं। एम्फीबिया वर्ग के प्राणी हैं। इसमें जो है सभी क्या होते हैं? उभयचर होते हैं। क्या होते हैं? उभयचर प्राणी होते हैं। क्या होते हैं? एम्फीबिया वर्ग में क्या होते हैं? उभयचर प्राणी होते हैं। कौन से होते हैं? उभयचर प्राणी होते हैं। ये जो है असंतापी होते हैं। क्या होते हैं? असमतापी होते हैं। मेढक अर्थात एम्फीबिया वर्ग के जितने भी जंतु आते हैं वह उभयचर होते हैं, असमतापी होते हैं। इसमें जो है श्वसन के लिए क्लेम, त्वचा तथा फेफड़े द्वारा ये श्वसन करते हैं। किससे करते हैं? त्वचा से करते हैं, क्लोम से करते हैं और फेफड़े द्वारा श्वसन करते हैं। इनका हृदय कितना होता है? 3 वेशमी होता है। कितना? 3 वेशमी होता है। कितना होता है इनका हृदय? 3 वेशमी होता है, जिसमें क्या होते हैं? 2 अलिंद क्या होते हैं?
2 अलिंद होते हैं और एक क्या होता है, निलय। एक जो है निलय होते हैं, एक निलय होता है। क्या होता है, 2 अलिंद और एक निलय होता है। इनका हृदय कितना होता है, तीनों इसमें होता है। 2 अलिंद होते हैं और एक निलय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका मेढक क्या होता है, या 3 हृदय वाला होता है, अर्थात 3 प्रकोष्ठ वाला होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। भारी जल है एक, क्या है, तो भारी जल एक क्या है, शीतलक है, मंदक है, एक प्रकार की औषधि है, ईंधन है। तो भारी जल क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारी जल क्या होता है, एक मंदक होता है। क्या होता है, एक मंदक होता है। तो भारी जल को क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, अर्थात इसे D2O कहा जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो भारी जल क्या होता है, एक क्या होता है, मंदक होता है। प्रथम भारी जल का संयंत्र कब लगाया गया था, तो प्रथम भारी जल का संयंत्र कब, 1961 में बंगाल में लगाया गया था। कहाँ पर, बंगाल में। कब लगाया गया था, प्रथम भारी जल संयंत्र जो है 1961 बंगाल में लगाया गया था। इसे भारी जल को क्या कहते हैं, गुरु जल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरु जल। भारी जल को ही गुरु जल भी कहते हैं। या इसका रासायनिक सूत्र अगर पूछा जाए, D2O होता है, अर्थात ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। तो भारी जल क्या है, एक मंदक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसा होता है, श्रेणीबद्ध संयोजन होता है, समांतर संयोजन होता है। श्रेणीबद्ध और समांतर संयोजन का संयोग होता है। प्रत्येक कक्ष में श्रेणीबद्ध संयोजन और दूरी जगह समांतर संयोजन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, घरेलू बिजली के तार जो है कैसे लगाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समांतर लगाया जाता है। किसमें, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। घरेलू बिजली जो है किसमें जोड़े जाते हैं, तो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो डेसिबल जो है किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, खून में हीमोग्लोबिन को, पेशाब में शक्कर को, वातावरण में ध्वनि को, वायु में कण को। तो डेसिबल किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेसिबल जो है ध्वनि को मात्रक है, अर्थात ध्वनि मापा जाता है। किससे, डेसिबल से जो है ध्वनि मापा जाता है। अगर साधारण बातचीत के लिए कितना डेसिबल की आवश्यकता होती है, साधारण बातचीत के लिए 10 से 20 डेसिबल होता है। क्या होता है, 10 से 20 डेसिबल की आवश्यकता होती है साधारण बातचीत के लिए। किससे, साधारण बातचीत के लिए कितनी की आवश्यकता होती है, 10 से 20 डेसिबल। अगर तेज़ आवाज़ में बोलनी है तो तेज़ आवाज़ में बातचीत के लिए जो है 20 से 40 होती है। तेज़ आवाज़ में कितनी होती है, 20 से 40 डेसिबल होता है। कितना होता है, 20 से 40 डेसिबल। अगर लाउड स्पीकर की बात किया जाए तो लाउड स्पीकर कितनी होती है, तो 70 डेसिबल होती है। कितनी, 70 डेसिबल होता है। ठीक है, तो लाउड स्पीकर जो गाँव में बजते हैं उसकी कितनी डेसिबल होती है, तो वह जो है 70 डेसिबल होती है। साधारण जैसे हम लोग बातचीत करते हैं तो वह क्या है, 10 से 20 डेसिबल होता है। अगर तेज़ बात किया जाता है तो 20 से 40 डेसिबल होता है। तो लाउड स्पीकर की बात किया जाए तो वह 70 डेसिबल होता है। तो इसी के साथ बस आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सब पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।